तो हमने आगे कुछ पढ़ लिया था और हम कुछ और क्वेश्चंस को यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे जिससे कि क्लियरिटी और बढ़ती है। तो देखिए एक चेन दी हुई है जिसको अपने लटकाया हुआ है, इसकी लंबाई है L, ठीक है, इसका मास है M, इसका मास दे रखा है आपको कैपिटल M, इसका मास, इसको मास आपका M दे रखा है। और आपसे टेंशन पूछी है इस जगह, टेंशन इन द चेन डिस्टेंस y फ्रॉम द सपोर्ट, सपोर्ट से इस जगह आपकी टेंशन पूछी गई। तो देखिए इस जगह जो टेंशन होगी किसकी वजह से टेंशन होगी, इतने वाले पार्ट की वजह से टेंशन होगी, जो पार्ट लटका हुआ है उस लटके हुए पार्ट की वजह से टेंशन होगी। अब लटके हुए पार्ट का मास निकाल लीजिए, उसको जी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उतनी टेंशन हो जाएगी। इस लटके हुए पार्ट की वजह से ही इस जगह टेंशन होगी। अच्छा यहाँ बताइए यहाँ पर टेंशन कितनी होगी, 0। अरे अगर ये रोप है, ठीक है, मुझसे पूछा है यहाँ टेंशन कितनी होगी, ए पॉइंट मान लीजिए, इस पर टेंशन कितनी होगी 0, इसके लिए लटका हुआ ही नहीं है। इस जगह टेंशन कितनी होगी भी, जितना पार्ट लटका हुआ है उसकी टेंशन होगी। इस जगह कितनी टेंशन होगी, जितना पार्ट लटका हुआ है उतनी टेंशन होगी। इस जगह कितनी टेंशन होगी, जितना पार्ट लटका हुआ है उतनी टेंशन होगी। तो अगर मुझे इस जगह टेंशन लगानी है तो जितना पार्ट लटका हुआ है उसकी वजह से टेंशन होगी। अब कितना पार्ट लटका हुआ है, देखिए वाई लंबाई से निकालना है तो ये लटका हुआ पार्ट हो जाएगा, दोबारा बना लेते हैं इसको, इस जगह टेंशन निकालनी है, ये लंबाई है y, ठीक है, तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी L माइनस वाई, है ना, L माइनस वाई लंबाई हो जाएगी। यूनिट लंबाई का मास कितना होता है m बाई एल, तो L माइनस वाई लंबाई का मास कितना हो जाएगा m बाई एल इंटू एल माइनस वाई, और इसकी वजह से टेंशन कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा टेंशन ऑफ हैंगिंग, या जो जितना ये पार्ट लटका हुआ है उसकी वजह से जो टेंशन होगी वो हो जाएगी m बाई एल इंटू एल माइनस वाई इंटू जी, ठीक है। ओके, तो और भी कुछ सवाल आए हैं आपको कैलकुलेट, अच्छा हाँ, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको कैलकुलेट टेंशन करनी है, यू टू कैलकुलेट टेंशन, टू कैलकुलेट टेंशन एट P एंड Q पॉइंट, ठीक है, P एंड Q पॉइंट पे टेंशन करनी है और आपको दिया हुआ है कि P इज द मिड पॉइंट। चलिए ठीक है, और पूरा का पूरा जो सिस्टम है A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, पूरा का पूरा जो सिस्टम है A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, वेरी गुड। तो हमें मालूम है कि जो नॉर्मल होता है वो होता है mg प्लस ए, अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो तो नॉर्मल जो होता है mg प्लस ए होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं कि P पॉइंट पर अपन टेंशन निकाल सकते नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो P पॉइंट पे अगर अपन को टेंशन निकालनी है तो P पॉइंट पे ये मास लटका हुआ है 2.9 लटका हुआ है, ठीक है, और ये 0.2 kg का मास, ये जो रोड है, ठीक है, ये जो पूरी की पूरी रोड है ये है 0.2 kg की रोड है, ठीक है, 0.2 kg की रोड है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी, यहाँ से यहाँ तक का मास कितना हो जाएगा 0.1 kg। तो अगर मुझे इस जगह का FBD बनाना हो, इस पूरे का FBD बनाना हो, तो मैं इस पूरे का FBD बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा, 2.9 प्लस ये रोड 0.1 kg की, पूरी लंबाई 0.2 kg की मास की, तो आधी लंबाई का निकालना है तो मैं 0.1 kg ले लूँगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो जा रहा है ये 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो नॉर्मल जो जाएगा वो हो जाएगा mg प्लस ए, m कितना हो जाएगा 2.9 एंड 1 3, और g प्लस ए, g 9.8 है, g 9.8, एक्सेलरेशन है 0.2, तो ये हो जाएगा 30 न्यूटन। यानी कि इस जगह जो आपकी टेंशन होगी पॉइंट P पे वो 30 न्यूटन की टेंशन होगी। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए अब अपन को Q पॉइंट पे निकालना है। Q पॉइंट ऊपर वाला पॉइंट है, Q पॉइंट पे भी जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा n m डैश g प्लस ए, m डैश कितना हो जाएगा 2.9.2 3.1 प्लस 1.9, तो ये जाएगा 5 kg। टोटल जो मास होगा पूरे सिस्टम का 2.9, 0.2 और 1.9, 5 kg का मास होगा। g प्लस ए कर दूंगा, g कितना है 9.8, ये है 0.2, तो 5 इंटू 10 50 न्यूटन। तो इस तरह से मैंने पॉइंट P पे निकाला, टेंशन एट पॉइंट P, ये हो जाएगा एट पॉइंट Q, ठीक है। इस तरह से हम टेंशन को निकाल सकते हैं।
ओके अब एक यूनिफॉर्म ड्रॉप ऑफ मास m एंड l लेंथ l इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है जो एक्ट काम कर रहा है, बाहर की तरफ काम कर रहा है. कैलकुलेट द टेंशन इन द रोप एट अ डिस्टेंस x एज शोन. तो यहाँ पर मुझे टेंशन को कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसका एफबीडी बना लेता हूँ शेडेड पार्ट का. ये मेरा जो शेडेड पार्ट है इसका मैंने एफबीडी बना लिया. ठीक है, इस जगह टेंशन कैलकुलेट करना है, तो इस जगह टेंशन बाहर की तरफ होगी. क्या इस पर कोई और एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? कोई और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा. एक्सटर्नल फोर्स रोड पे लग रहा है. मुझे इस वाले पार्ट पे टेंशन निकालनी है. क्या इसकी लंबाई x है? बिल्कुल इसकी लंबाई x है. ठीक है, तो हमें मालूम है कि टेंशन, क्या इसका एक्सेलरेशन a है? हाँ बिल्कुल इसका एक्सेलरेशन a होगा. ठीक है, तो हमें मालूम है कि टेंशन इक्वल टू जाएगा, लेट्स से इसका मास है m डैश, तो टेंशन इक्वल टू जाएगा m डैश इंटू a. अब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि m डैश भी पता नहीं है और a भी पता नहीं है, तो सबसे पहले तो अपन a निकाल लेते हैं. a इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन मास. इस पूरी रोड का जो मास है वो m है, और इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, पूरे सिस्टम पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो f लग रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा f अपॉन m. अच्छा, ये मालूम पड़ गया. तो अब क्या हम a तो मालूम पड़ गया, m डैश निकाले हैं. इसका रोड का मास क्या हो जाएगा? देखिए यूनिट लंबाई का जो मास होगा, पूरी l लंबाई का मास होगा m, तो यूनिट लंबाई का मास हो जाएगा m बाई एल. और ये जो लंबाई है ये कितनी लंबाई है? x लंबाई है. x लंबाई का मास हो जाएगा m बाई एल इंटू एक्स. तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं a इक्वल टू लिख सकते हैं f बाई एम. ठीक है, a की जगह f बाई एम लिख दिया. m डैश मेरा जो आया m बाई एल इंटू एक्स. m से m कट गया तो ये आ गया t एक्स एफ एफ अपॉन एल. तो ये मेरी टेंशन आ गई T इक्वल टू एक्स एफ अपॉन एल. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे x बड़ा होता जाएगा टेंशन बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे x छोटा होता जाएगा वैसे वैसे टेंशन कम होती जाएगी. ओके, एक और सवाल देख लेते हैं. ये भी बिल्कुल करीब एक जैसा ही सवाल है. कैलकुलेट टेंशन इन द रोप एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम एंड A. ओके, एंड इन द फॉलोइंग डायग्राम अज्यूमिंग दैट F1 इज ग्रेटर देन F2. ठीक है, तो देखिए इसमें दो एक्सटर्नल फोर्स रखना. पहले वाले सवाल में है रोड पे एक ही एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था, इस बार दो फोर्स लग रहे हैं, इधर F1 लग रहा है, इधर F2 लग रहा है. लेकिन हमें साफ साफ दिया हुआ है कि F1 की जो वैल्यू है F2 से बड़ी है. अगर F1 की वैल्यू F2 से बड़ी तो इस रोड को मैं दोबारा बना लेता हूँ. ये मेरी रोड होगी. ठीक है, ये वाला पोर्शन मेरा शेडेड पोर्शन हो गया. ठीक है, हमें टेंशन निकालनी है यहाँ पर, और ये जो डिस्टेंस दे रखी है ये दे रखी है x. इधर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है F1, इधर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है F2. ठीक है, हमें ऑलरेडी दे रखा है कि F1 की वैल्यू F2 से बड़ी है. टोटल लंबाई दे रखी है L, मास दे रखा है m. तो A इक्वल टू हो जाएगा, कौन सा फोर्स बड़ा है? हम सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स की बात करेंगे. F1 बड़ा है तो मैं लिख सकता हूँ F1 माइनस F2 अपॉन m. ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पहली इक्वेशन, A इक्वल टू F1 माइनस F2 अपॉन m. अब मुझे टेंशन निकालनी है. ठीक है, इस पार्ट पे टेंशन निकालनी है. ठीक है, या मुझे इस पार्ट पे टेंशन निकालनी है, एक ही बात है, कहीं भी निकाल लीजिए. ठीक है, मान लीजिए मैं किसी भी पार्ट पे टेंशन निकालने से काम चला सकता हूँ. ठीक है, मान लीजिए कि ये वाला पार्ट है मेरा अनशेडेड पार्ट है, इस पे लग रहा है इधर F1 फोर्स, और ऑब्वियसली टेंशन तो इधर लगेगी. टेंशन तो हमेशा अवे लगेगी. इसकी लंबाई है x. तो अगर मैं इसके लिए न्यूटन का सेकंड लॉ लगाऊंगा, F इक्वल टू नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. क्योंकि एक्सेलरेशन इधर की तरफ है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ F1 माइनस टी, लेट्स से इसका मास है m डैश इंटू a. लिख सकता हूँ F1 माइनस टी इक्वल टू m डैश इंटू a. अच्छा, हमें वही मालूम है l लंबाई का मास है m, तो यूनिट लंबाई का मास हो जाएगा m बाई एल. x लंबाई का मास हो जाएगा m बाई एल इंटू एक्स. यानी कि जो m डैश की वैल्यू जाएगी m बाई एल इंटू एक्स हो जाएगी. तो इसको लिख सकता हूँ m बाई एल इंटू एक्स. एक ही जगह वापस लिख सकता हूँ F1 माइनस F2 अपॉन m. m भैया से m भैया करिए, तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया F1 माइनस टी शुड इक्वल टू x बाई एल F1 माइनस F2. ठीक है, अब मुझे इससे जो भी सॉल्व करना है मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूँ, है ना. तो मैं चाहूँ तो t को इधर रख लेता हूँ, इधर F1 वाली टर्म्स को सबको मैं इधर ले जाता हूँ. F1 माइनस एक्स अपॉन एल F1 माइनस F2. ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करके टेंशन निकाल सकते हैं. तो स्टैंडर्ड तरीका है, कोई नया चीज़ नहीं है, है ना. ओके, अ मैन इन द लिफ्ट
कैरिंग ए 5 kg बैग, द लिफ्ट मूव्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद g/2 एक्सेलरेशन, फाइंड द टेंशन इन द हैंडल ऑफ द बैग। हमने पढ़ा था, ठीक है, लिफ्ट है ऊपर जा, g/2 एक्सेलरेशन नीचे आ रही है, ठीक है। हमने पढ़ा था n = होता है mg + a जब एक्सेलरेशन ऊपर होता है, और हमने पढ़ा था n = होता है mg - a जब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है। तो यहाँ पर g/2 एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है, तो नॉर्मल जो टेंशन होगी वो होगी m क्या है, 5 kg का बैग है, ठीक है। वर्टिकली डाउनवर्ड्स तो g - g/2, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो g - g/2, तो ये हो जाएगा 5g/2 विच इज 25 न्यूटन, ठीक है। तो ये टेंशन इन द हैंडल ऑफ द बैग इज 25 न्यूटन। कैलकुलेट द टी फॉर द फॉलोइंग डायग्राम, मेरे ख्याल से ये तो बहुत आसान है, ठीक है। हम पहले कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। इनका कॉमन एक्सेलरेशन हो जाएगा टोटल फोर्स तो लग रहा है P, और टोटल मास है m1 + m2, ये तो हो गया हमारा टेंशन, ठीक है। अब FBD बना लेते हैं m2 ब्लॉक का, जिसमें सबसे कम मास लग रहा है, ये m2 ब्लॉक है, इस पे T क्या है और इसका एक्सेलरेशन है इधर, तो T = हो जाएगा m2 × a, और m2 a की वैल्यू जाएगी P/m1 + m2, ये हो जाएगा मेरा T, ठीक है। तो इस तरह से मैं T को कैलकुलेट कर सकता हूँ, ओके। और एक और सवाल देख लेते हैं, कैलकुलेट TA, TB, TC फॉर द फॉलोइंग डायग्राम, B इज द मिड पॉइंट ऑफ द रोप, B जो दे रखा है आपका मिड पॉइंट ऑफ द रोप दे रखा है, ठीक है। तो आप देख लीजिए टोटल मास 5 kg, 2 kg और 5 kg, 12 kg का मास है, ठीक है। अच्छा, फोर्स के 2 कंपोनेंट करने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, फोर्स के कंपोनेंट हो जाएंगे। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, मेरा जो फोर्स है ये ऐसे है, तो मैं इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करूँगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट करूँगा, तो ये हो जाएगा 24 cos 60 और ये हो जाएगा 24 sin 60। तो 24 cos 60 का मतलब हो गया 12 न्यूटन। 24 cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, तो 12 न्यूटन का फोर्स हो गया। तो जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो टोटल फोर्स 12 न्यूटन अपॉन टोटल मास 5 2 7 + 5 12, 1 मीटर/सेकंड² का एक्सेलरेशन मुझे यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। अगर 1 मीटर/सेकंड² का एक्सेलरेशन मिल रहा है, अब मुझे मालूम पड़ गया, अब मैं सबके FBD बना के सॉल्व कर सकता हूँ। देखिए, इस A पॉइंट पे टेंशन निकालनी है, इस B पॉइंट पे टेंशन निकालनी है, इस C पॉइंट पे टेंशन निकालनी है। तो सबसे पहले अपन A पॉइंट पे टेंशन निकालते हैं। सो टेंशन एट A पॉइंट, ये निकालते हैं अपन, टेंशन एट A पॉइंट निकालते हैं। तो मैं इसका FBD बनाता हूँ, 5 kg का ब्लॉक है, ठीक है। इधर टेंशन A पॉइंट पर निकालनी है, 5 kg के ब्लॉक पे ये इस तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन किस तरफ है, इस तरह, इसका एक्सेलरेशन भी इस तरफ है। तो यहाँ पर टेंशन एट A पॉइंट आ जाएगी 5 × 1, 5 न्यूटन, क्योंकि एक्सेलरेशन तो ये पूरा का पूरा एक्सेलरेशन इस तरफ ही जा रहा है, ठीक है, 1 मीटर/सेकंड²। तो टेंशन एट 8 पॉइंट आ जाएगी। अब हमें निकालनी है B पॉइंट पे, चलिए B पॉइंट पे निकाल लेते हैं। तो B पॉइंट जो है इसका मिड पॉइंट है ना, तो इसका FBD बनाएंगे। तो ये 5 kg और ये आधी रोड है, यानी कि 1 kg की रोड है, ठीक है। अब यहाँ पर भी इसका जो पूरा का पूरा टेंशन होगा वो इस तरफ होगा, ठीक है। लेट्स से कि ये TA था और ये हो गया TB, तो TB = हो जाएगा 1 × 6, बिकॉज टोटल मास तो कितना है, 6 kg है, तो 1 × 6 kg, यानी कि 6 न्यूटन का आपका टेंशन आ गया। अब हमारे पास एक और बचा हुआ है TC, है ना, TC पे निकालना है। तो TC पे निकालना है, तो 5 kg का मास ब्लॉक और ये 2 kg की रोड, और ये TC हो जाएगा। तो TC = हो जाएगा 5 + 2 7 × 1, यानी कि 7 न्यूटन का टेंशन। तो इस तरह से हम अलग अलग पॉइंट पे टेंशन को निकाल सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ सवाल देख लेते हैं। एक डायनोमीटर इज अटैच टू 2 blocks of masses 6 kg and 4 kg. Forces of 20 Newton and 10 Newton are applied on the blocks and shown in the figure. Find the dynamometer reading in the steady state. तो देखिए डायनोमीटर की रीडिंग क्या होगी स्टडी स्टेट में, डायनोमीटर की रीडिंग क्या होगी स्टडी स्टेट में, जो इसमें टेंशन होगी वही इसकी रीडिंग होगी। तो सबसे पहले तो अपन एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अपन एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं पूरे सिस्टम का। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इधर 20 न्यूटन लग रहा है, इधर 10 न्यूटन लग रहा है, यानी कि 20 - 10 नेट फोर्स। और टोटल मास कितना है, 10 kg का टोटल मास है, 10 kg का। तो आपका एक्सेलरेशन तो हो गया 1 मीटर/सेकंड² का,
ठीक है। अब चाहें तो अपन एफबीडी बना लें, ठीक है, एफबीडी बना लें, 4 kg का एफबीडी बना लेते हैं। इस पे एक ही फोर्स लग रहा है, नहीं 2 फोर्स लग रहे हैं, इधर टेंशन लग रही है और इधर 10 न्यूटन लग रहा है। बिल्कुल सही बात है, 2 फोर्स लग रहे हैं, 4 kg का है। एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो इधर हो रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पूरे में टेंशन सेम रहेगी, ठीक है। तो मैंने इधर 4 kg के ब्लॉक में इधर टेंशन T लग रही है, इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कौन सा ज़्यादा है? मूवमेंट तो इधर हो रहा है, तो नेट फोर्स तो इधर है, ज़्यादा है, तो T माइनस 10 इक्वल टू 4, तो T इक्वल टू हो जाएगी 14 न्यूटन, यानी इसकी जो रीडिंग हो जाएगी वो 14 न्यूटन हो जाएगी, या 1.4 kgWT। अगर कहीं पर गाँव पे गए हो तो आपने देखा होगा कि पुली की मदद से अपन कुएं में से पानी निकालते हैं। तो पुली क्या है? एक सिंपल मशीन है। पुली का क्या मतलब होता है? एक सिंपल मशीन है विच हेल्प्स इन लिफ्टिंग और मूविंग हैवी ऑब्जेक्ट्स इजियर। इसकी वजह से हम हैवियर ऑब्जेक्ट्स को आसानी से उठा सकते हैं। तो हम अगर ये पानी कुएं में बाल्टी डाल के डायरेक्ट निकालेंगे रस्सी से तो बहुत जोर लगेगा, लेकिन वही पुली की मदद से निकालेंगे आसानी से निकल जाएगा। इसलिए आप जहाँ पर भी पुली का यूज अपन सब जगह देखते हैं, तो पुली एक मशीन है जो हेवियर ऑब्जेक्ट्स को उठाने में मदद करती है। ये पुली का बेसिक फंक्शन होता है, ठीक है। और बेसिकली क्या होती है, ये जो पुली है ना, ये एक इसके अंदर एक ग्रू होता है, उस ग्रू पे एक रस्सी होती है, और रस्सी को जब घुमाते हैं तो हेवियर ऑब्जेक्ट ऊपर आता है। अब क्या होता है, पुली का एक और काम होता है, एक तो होता है हेवियर ऑब्जेक्ट्स को उठाने में काम आता है, हेवियर ऑब्जेक्ट्स को पिक करने में काम आता है। दूसरा होता है पुली हमारी फोर्स की डायरेक्शन में बदल देता है। जब मैं रस्सी से सीधा पानी निकाल रहा था तो मैं फोर्स ऊपर लगा रहा था, जब मैं पुली से निकाल रहा हूं तो मैं फोर्स नीचे लगा रहा हूं। पानी ऊपर आ रहा है लेकिन मैं पुली पे फोर्स नीचे लगा रहा हूं, तो फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज कर देता है, चेंजेस द फोर्स डायरेक्शन, जिससे कि थोड़ी सी जिंदगी आसान हो जाती है। तो ये पुली सिस्टम से, और आइए बस ज़्यादा नहीं, अब पुली के अपन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स करते हैं और उसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम कुछ पुली के केसेस लेंगे। सबसे पहले हमने पुली का केस लिया है कि भाई ये पुली है, ठीक है। अब आप देख लेते हैं कि ये फिक्स्ड हो रही है यहाँ पर, और ये आपका ग्रू है जिससे एक थ्रेड लटकी हुई है। चूंकि ये मासलेस स्ट्रिंग है, पुली फ्रिक्शनलेस है, तो टेंशन पूरे वायर में सेम रहेगा, अपने पढ़ा हुआ है, टेंशन पूरी वायर में सेम रहेगा। अब अपन से इसमें पूछा है कि भाई इस केस में जब दोनों का मास बराबर है, जब दोनों का मास बराबर है, तो आप बताइए कि इस पुली का इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा और इस पर टेंशन क्या होगी, हमसे ही पूछिए। देखिए हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है नेट ड्राइविंग फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास, ठीक है। अब इसका भी नेट ड्राइविंग, इसका फोर्स mg, इसका भी फोर्स mg, दोनों की डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो नेट ड्राइविंग फोर्स क्या हो गया, mg माइनस mg। इसका भी फोर्स mg, इसका भी फोर्स mg, तो ये तो बेसिकली ब्लॉक्स तो मूव करेंगे नहीं ना, दोनों का मास सेम है, तो ब्लॉक तो बिल्कुल मूव नहीं करेंगे। तो नेट ड्राइविंग फोर्स तो mg माइनस mg 0 हो गया। नीचे टोटल मास कितना हो जाएगा, m प्लस m, तो एक्सेलरेशन तो हो गया 0। तो ऊपर 0 आ गया तो नीचे तो सब है ना, तो इसका इस समय जो एक्सेलरेशन होगा वो तो 0 होगा। अब हमसे एक और चीज पूछ ली जाती है कि टेंशन क्या होगी इस समय। तो ये अलग अलग केसेस है, सबसे इजी वाला केस अपन ने डिस्कस किया। अब टेंशन वाले केस के लिए एफबीडी बना दीजिए। तो m मास का ब्लॉक है, टेंशन ऊपर की तरफ लगेगी, mg नीचे की तरफ लगेगा, एक्सेलरेशन 0 है, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन 0, टेंशन mg, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए अगला देखें। अब इस केस में क्या दे रखा है, ये m1 मास का ब्लॉक है, ये m2 मास का ब्लॉक है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ देखा, ऑब्वियसली इसका मतलब होगा कि m1 की जो वैल्यू होगी m2 से बड़ी होगी, m1 की वैल्यू जो होगी m2 से बड़ी होगी। अच्छा एक और चीज है, इस पिछले वाले सवाल में हमसे पूछ ले जाए कि यार यहाँ पर कितना रिएक्शन लग रहा है, तो रिएक्शन जो लगेगा ना, इधर अगर मैं पुली का अगर एफबीडी बनाऊंगा, अगर मैं पुली का एफबीडी बनाऊंगा तो पुली ऊपर आर लगा रही है, नीचे यहाँ पर टी लग रहा है, तो जो रिएक्शन फोर्स होगा ना वो 2t हो जाएगा इस केस में। यानी कि हिंज के ऊपर जो फोर्स लगेगा, इस हिंज के ऊपर जो फोर्स लगेगा ना वो 2t लगेगा। देखिए ऊपर r लग रहा है, नीचे t लग रहा है, इधर भी t लग रहा है, तो अगर मैं एफबीडी बनाऊंगा और दोनों को बैलेंस करूंगा, क्योंकि इस पुली का कोई एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो r इक्वल टू 2t हो जाएगा।
ठीक है, आइए पीछे। अब वापस इसमें भी हमें सेम चीज निकालनी है, इसमें भी हमें सेम चीज निकालनी है। तो ओके, इसमें भी हमें सेम चीज निकालनी है। तो देखिए अब ए एक्सेलरेशन नीचे जा रहा है, ए एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है, तो हमें निकालना है ए एक्सेलरेशन। तो ए एक्सेलरेशन होता है नेट ड्राइविंग फोर्स। कौन सा मास ज्यादा है, m1 की वैल्यू m1 m2 से ज्यादा है, तो ये तो लगेगा m1g नीचे की तरफ, ये लगेगा m2g नीचे की तरफ, यहाँ पर t लग ही रहा है। तो हमारी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू जाएगी, m1 का मास m2 से ज्यादा है, तो नेट ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा m1g माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2। क्या ये समझ में आया? किसका मास ज्यादा है? m1 का मास ज्यादा है, तो m1g ज्यादा होगा, m2 का मास कम है, m2g नीचे लग रहा होगा, तो नेट फोर्स जो ड्राइविंग फोर्स लगेगा m1g माइनस m2, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2। अब हमें निकालना है टेंशन, तो हमें दोनों का एफबीडी बनाना आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊंगा, चलिए m1 मास का एफबीडी बनाते हैं, m1 मास का एफबीडी बनाते हैं। m1g तो नीचे लग रहा है, टेंशन T ऊपर लग रहा है, और A किधर हो रहा है? नीचे जा रहा है, एक्सेलरेशन नीचे जा रहा है, तो इसका एफबीडी बन जाए, इक्वेशन बन जाएगी m1g माइनस T इक्वल टू m1 इंटू ए, ठीक है। इस वाले की इक्वेशन क्या बनेगी? सेकंड वाले की, देखिए सेकंड वाले की इक्वेशन m2 T ऊपर जा रहा है, m2g नीचे जा रहा है, एक्सेलरेशन किधर है? ऊपर की तरफ है, सेकंड ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो इक्वेशन क्या बनेगी? T माइनस m2g इक्वल टू m2, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, टेंशन निकाल सकते हैं। कोई भी चीज को याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये बेसिक इक्वेशन लिखने आनी चाहिए। पहले आपको एक्सेलरेशन निकालना आना चाहिए, फिर ये दो इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए हर केस में, ठीक है। आइए और केस देखते हैं, एक और केस देखिए, ठीक है। अच्छा, वापस अगर इसमें हमसे रिएक्शन फोर्स पूछ लिया जाए, तो रिएक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? देखिए रिएक्शन फोर्स के लिए ये R लग रहा है, इधर T लग रहा है, तो R इक्वल टू अभी भी 2T हो जाएगा, है ना। पुली के ऊपर रिएक्शन फोर्स कितना लगेगा? R इक्वल टू 2T, ठीक है। ओके ओके, ये एक और सवाल देखते हैं। टेबल है, उस पर m1 मास का ब्लॉक रखा हुआ है, पुली से m2 मास का ब्लॉक लटका हुआ है, ठीक है। ये रिएक्शन हमें दे रखा है ना, और इस सवाल को हमें करना है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ। तो ये मेरी टेबल है, इस पे m1 मास का ब्लॉक रखा हुआ है, ये पुली है, ये स्ट्रिंग बंधी हुई है, और यहाँ से मेरा m2 मास का ब्लॉक लटका हुआ है, ठीक है। देखो तो देखो, ऐसे लटका हुआ है। अच्छा, पहले तो बताइए कि एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगा? नीचे की तरफ होगा एक्सेलरेशन, ये लटका हुआ है तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा। नेट ड्राइविंग फोर्स कौन देगा? क्या ये देगा? क्या इसकी वजह से कोई फोर्स नहीं आएगा। फोर्स किसकी वजह से आएगा? इसकी वजह से आएगा। तो नेट ड्राइविंग फोर्स जो हो जाएगा A इक्वल टू हो जाएगा m2g अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2, ये मेरा एक्सेलरेशन हो गया। याद रखना इसमें m1 मुझे कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं देगा, m1 तो बिल्कुल शांति से बैठा हुआ है, टिका हुआ है अपनी जगह पे। m2 जो होगा एक्सेलरेशन की वजह से ग्रेविटी उसको नीचे पुल कर रही होगी m2g की तरफ, तो नेट ड्राइविंग फोर्स हो गया m2g अपॉन m1 प्लस m2। आप तो एफबीडी लिख लीजिए, देखिए ये टेंशन T, ये टेंशन T। अगर m1 के लिए मैं एफबीडी बनाता हूँ, m1 के लिए एफबीडी बनाता हूँ, या m1 के लिए एफबीडी बनाता हूँ, इधर T लग रहा है, इधर इसका एक्सेलरेशन है, तो बहुत सिंपल हो गया, T इक्वल टू हो गया m1 इंटू ए, और m1 A की वैल्यू जाएगी m2g अपॉन m1 प्लस m2। तो मेरा जो टेंशन हो गया वो हो गया m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। क्या क्लियर है? अच्छा, अब इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आएगी कि रिएक्शन कितना होगा। वहां वाले केस में ये ऐसे था और ये ऐसे था, रिएक्शन ऐसे आ रही थी, तो हमने बोल दिया R इक्वल टू 2T। लेकिन यहां वाले केस में देखिए, इधर T, ये जो T इधर लग रहा है, इधर T ऐसे लग रहा है, और रिएक्शन ऐसे लगेगी। तो ये आप देख सकते हैं कि रिएक्शन जो होगी इन दोनों का परपेंडिकुलर होगी, यानी कि रिएक्शन जो फोर्स होगी वो हमारी होगी √2 इंटू T। ये दोनों टेंशन जो होगी ये परपेंडिकुलर है, और दो फोर्सेज अगर परपेंडिकुलर होती है तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? √2F। तो यहाँ पर T है तो √2T। ये क्लियर है? क्योंकि इस तरह के सवाल आएंगे हमारे, ठीक है। अगला,
अब देखिए इस वाले में क्या हो रहा है, एक ब्लॉक इधर लटका हुआ है, एक ब्लॉक इधर लटका हुआ है और एक ब्लॉक बीच में रखा हुआ है। तो हम सबसे पहले वही निकालेंगे। अच्छा पहली बात तो देखिए इस वाले पार्ट की तो टेंशन सेम है T1, इस वाले पार्ट की टेंशन बिल्कुल डिफरेंट है T2, क्योंकि बीच में ब्लॉक आ गया, इसलिए इस पार्ट की टेंशन सेम है, इस पार्ट की टेंशन डिफरेंट है। ठीक है, हमें निकालना है एक्सेलरेशन T1 T2, सब चीजें निकालनी, चाहो तो रिएक्शन में निकाल लीजिए, रिएक्शन में निकाल ली। ठीक है, अब रिएक्शन भी इस पुली की अलग होगी, इस पुली की अलग होगी। तो मान लीजिए इस पुली की R1 रिएक्शन है, इस पुली की R2 रिएक्शन, तो हमें R1 भी निकालनी है और R2 भी निकालनी है। सबसे पहले तो हम एक्सेलरेशन निकालना सीखते हैं। हमने एक्सेलरेशन निकालना सीखा हुआ है, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है नेट ड्राइविंग फोर्स। किसका ड्राइविंग फोर्स ज्यादा होगा, M1 का कि M2 का? M1G, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, हमें दिया हुआ M1G बड़ा होगा और M2G कम होगा, तो मैं लिख सकता हूं नेट ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा M1G माइनस M2G, टोटल मास M1 M2 प्लस M, है ना। तो M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल M। क्या ये क्लियर है? ये हमारा एक्सेलरेशन निकल गया। ठीक है, अब हमें T1 निकालना है और एक हमें T2 निकालना है। ठीक है, एक हमें T1 निकालना है, एक हमें T2 निकालना है। मैं इसके लिए अगर इक्वेशन बनाता हूं तो इक्वेशन बनाइए, कौन सा फोर्स ज्यादा है, M1G बड़ा है, तो M1G माइनस T1 इक्वल टू M1 इंटू ए। क्या सही है? M1G माइनस T1 इक्वल टू ए। अच्छा, इसके लिए एफबीडी बनाता हूं, कौन सा इस तरफ जा रहा है ये ब्लॉक भी, क्योंकि एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ है, तो पूरा का पूरा सिस्टम इधर जा रहा है। तो T1 माइनस T2 M इंटू ए, ये इसके लिए आएगा। इसके लिए बनाता हूं ऊपर की तरफ जा रहा है, तो T2 माइनस M2G इक्वल टू M2A। ये तीन इक्वेशंस हैं, इससे हम T1 T2 सब निकाल सकते हैं। अच्छा, अब तो ये तो बात होगी है, अब R1 क्या होगा? देखिए इधर ये T1 इधर ये T1 दोनों परपेंडिकुलर लग रहे हैं, तो R1 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 T1। यहां पर R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 T2। ठीक है, अगला, बहुत सारे केसेस हैं, प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। ठीक है, देखिए इसमें मास सस्पेंडेड है वर पुली अलोंग विद अनदर ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो ये पुली तो यहां पर है, ये मास सस्पेंडेड है, तो ड्राइविंग फोर्स तो लग रहा है M1G। ठीक है, और एक हमें इंक्लाइन प्लेन पे दिया हुआ है, एक हमें इंक्लाइन प्लेन पे दिया हुआ है। हम चाहे तो इस डायग्राम को दोबारा बना लेते हैं। ठीक है, इस डायग्राम को दोबारा बना लेते हैं ताकि ऐसा नहीं लगे कि बिल्कुल देखा देखा बनाया हुआ है अपने। तो ये तो हमारा M1 मास लटका हुआ है, देख ले M1 मास ही था ना, हाँ M1 मास लटका हुआ है। ठीक है, इधर मेरा M2 मास लटका हुआ है, ये पुली ये स्ट्रिंग। ठीक है, और एक्सेलरेशन किधर की तरफ हो रहा है भैया, एक्सेलरेशन इधर की तरफ हो रहा है। ठीक है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो रहा है, ये डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो रहा है। हमें वही निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, टी निकालना है। ठीक है, ये सब चीजें हमें निकालनी है। रिएक्शन में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रिएक्शन में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कंपोनेंट करेंगे। देखो M1G नीचे लग रहा होगा, टेंशन T ऊपर लग रही होगी, ये भी मास लेस है, फ्रिक्शन लेस है, तो यहां पर भी टेंशन T इधर लग रही होगी। अब हमें ये निकालना है कि भाई ये M2 की वजह से कितना नीचे की तरफ फोर्स आ रहा होगा। तो हमें मालूम है, लेट्स से कि ये एंगल है, क्या एंगल दे रखा है हमें, थीटा दे रखा है, तो हमने इसको थीटा ले लिया। तो ये हो गया मेरा M2G। अगर ये M2G हो गया तो ये हो गया मेरा M2G cos थीटा। तो मेरा ये हो गया M2G sin थीटा। क्या यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल बात? ठीक है, मुझे सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस से मतलब है। यहाँ पर मैं चाहूँ तो नॉर्मल भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मेरी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस से मतलब है। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स हो रहा है, यानी कि जो नेट फोर्स लग रहा होगा, अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा नेट फोर्स, यहाँ पर लग रहा है M1G, इधर जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है वो लग रहा है माइनस M2G साइन थीटा। यह है नहीं आया समझो, अपन टोटल फोर्स M1 प्लस
m2। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है? नेक्स्ट, अब हमें क्या निकालना है? टेंशन। किसका एक्सेलरेशन ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो मैं इसके लिए एफबीडी बना के इसके लिए लिख दूं इक्वेशन। इसके लिए इक्वेशन बना के क्या लिखूंगा? m1g माइनस टी इक्वल टू m1 इंटू ए। क्लियर है? m1g माइनस टी इक्वल टू m1 इंटू ए, तो t इक्वल टू जाएगा m1g प्लस ए। ठीक है, तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू उठा के यहां रख दूंगा तो मेरे को टेंशन आ जाएगी। ठीक है, अब अभी यहां पर रिएक्शन फोर्स की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये तो 90 है। अगर ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा होगा। तो रिएक्शन फोर्स भी अपन वेक्टर सम करके दोनों का निकाल सकते हैं, जितना भी इनके बीच का एंगल होगा। ठीक है, कैसे निकालते हैं? R इक्वल टू अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, और अगर ये दोनों सेम हो तो R इक्वल टू होता है 2a कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पर थीटा नहीं होके 90 माइनस थीटा आ जाएगा। इस तरह से अपन रिएक्शन फोर्स निकाल सकते हैं। आइए, ये थोड़ा सा आपको डरावना डायग्राम लगेगा, ठीक है पर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। तो ये याद रख लीजिए, इस डायग्राम को अपन दोबारा ड्रॉ करते हैं, है ना। आइए इस डायग्राम को दोबारा ड्रॉ करते हैं, कोई इशू नहीं है। ये डायग्राम, ये अल्फा, ये बीटा, ये m1, ये m2, ये पुली, ये स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग। ठीक है, ये मास है m1, ये मास है m2। अगर ये m1 है तो भाई ये भी t है, ये भी t है, कोई डाउट? अच्छा, यहां पर लगेगा m1g साइन अल्फा। बार बार आप कंपोनेंट नहीं करेंगे। m1g साइन अल्फा लगेगा, इधर लगेगा m2g साइन बीटा। क्वेश्चन में देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन किधर की तरफ है। अच्छा, एक्सेलरेशन तो इधर की तरफ दिया हुआ है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इधर की तरफ एक्सेलरेशन दिया हुआ है, यानी कि m1g साइन अल्फा m2g साइन बीटा से बड़ा है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा m1g साइन अल्फा माइनस m2g साइन बीटा अपॉन m1 प्लस m2। ये मेरा एक्सेलरेशन होगा। कोई कंफ्यूजन? अब हमें टेंशन निकालनी, तो टेंशन हम किसी भी एक इक्वेशन को लेके बना लें। हम इसी इक्वेशन को लेके बना लें। अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊंगा तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन आएगा, यानी कि m1g साइन अल्फा माइनस t इक्वल टू m1 इंटू ए। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन निकाल लिया, ये टेंशन निकाल लिया हमने। और कुछ निकालना था क्या? नहीं, बस। ठीक है, आइए एक और केस देख लेते हैं। इस केस में क्या देखना है? m1 मास का ब्लॉक है, ये m2 और m3 मास के ब्लॉक है। यहां से लेके यहां तक एक ही स्ट्रिंग है, तो टेंशन सेम होगी T1। ये स्ट्रिंग अलग है, इसकी टेंशन T2 अलग हो गई। ठीक है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि इधर तो नीचे की तरफ जा रहा होगा, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकालना है। कौन कौन ड्राइविंग फोर्स देगा? m2 और m3 दोनों ड्राइविंग फोर्स देंगे, इसका ड्राइविंग फोर्स माइनस होगा। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू जाएगा m2g प्लस m3g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हमें निकालना है T1 T2 निकालना है। सबसे पहले आसान है, T2 निकालते हैं। देखिए, T2 के लिए अगर मैं इसको अलग से बनाता हूं, ये m3 ब्लॉक है, ऊपर लग रहा है T2, नीचे लग रहा है m3g। एक्सेलरेशन किधर जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। हाँ, वेरी गुड। इक्वेशन बोलो, m3g माइनस T2 इक्वल टू m3 इंटू ए। ये मेरी एक और इक्वेशन, ये तो इक्वेशन 1 बोल लो, इस इक्वेशन को 2 बोल दो। ये एक और इक्वेशन आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप अपन T2 के लिए लिख दी, अब एक इक्वेशन अपन T1 के लिए भी लिख दें। मान लीजिए अपन को m2 के लिए भी लिखें, m2 के लिए देखें इक्वेशन, ये m2 के लिए ऊपर क्या लग रहा है? T1। ऊपर क्या लग रहा है? T1। और क्या लग रहा है? m2g नीचे लग रहा है, और T2 भी नीचे लग रहा है।
और एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, नीचे, एक्सेलरेशन भी नीचे हो रहा है। वेरी गुड, T2 प्लस M2G माइनस T1 इक्वल टू M2 इंटू A। अब ये इक्वेशन सॉल्व करना है और निकल जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखिए ये एक बहुत अच्छा सवाल है ना, और इससे मालूम पड़ता है कि हम पुली को क्यों यूज करते हैं। ये भाई साहब जो है एक छोटी सी पहाड़ी उस पर चढ़े हुए हैं और इनका कोई सामान है जो नीचे रस्सी से बांध के सामान नीचे उठा रहे हैं। अब जब ये सामान नीचे उठा रहे हैं, एक समय तो बिना पुली के सामान को नीचे उठा रहे हैं, नीचे से पुश कर रहे हैं, एक जगह ये पुली यूज कर रहे हैं। हम देखेंगे दोनों केस में ये जो फ्लोर है, ठीक है, अब हमें दोनों केस में एक्शन निकालना है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो फ्लोर है ना, ये फ्लोर जिस फ्लोर पे खड़े होकर निकाल रहे हैं, अगर इस पे 700 न्यूटन का फोर्स लग जाएगा ना तो फोर्स ही ये पूरा का पूरा जो पहाड़ी जिस पे खड़े हुए ना कमजोर है वो ढह जाएगी। आप सामान उठाते हो तो नीचे का जमीन ही निकल जाती है आपकी, क्योंकि उस पर इतना वजन लगता है। तो ये जो फ्लोर है ये 700 न्यूटन का फोर्स सहन कर सकता है, उससे ज्यादा का फोर्स लगाएंगे तो ये टूट जाएगा। अब ये आदमी जो खड़ा हुआ है इसका मास कितना है, 50 kg का मास है, तो इस फ्लोर पे कितने का मास लगाएगा, चुपचाप खड़ा हो तो 500 न्यूटन का। अगर ये मैं इस फ्लोर पे खड़ा हूं, मेरा मास 50 किलो है, तो मैं इस फ्लोर पे कितना फोर्स लगा रहा हूं, 500 न्यूटन का। अब इस फ्लोर की काबिलियत क्या है, 750 न्यूटन, 700 न्यूटन की है, यानी मैं 200 न्यूटन फोर्स और लगा सकता हूं। अगर उससे ज्यादा लगाऊंगा तो फ्लोर टूट जाएगा, मैं अंदर गड्ढे में गिर जाऊंगा। 500 न्यूटन की फोर्स की ताकत है इसकी सहने की, उससे ज्यादा की ताकत नहीं है इसकी। अब हमसे पूछा है कि भाई मैं इसको ऐसे उठाऊं कि मैं इसको ऐसे उठाऊं, तो हम देखते हैं क्या होगा। अब समझिए आप, मैं इस केस में फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा हूं। अगर फोर्स में ऊपर की तरफ, इस रस्सी पे जो फोर्स लगा रहा हूं वो ऊपर की तरफ लग रहा है, अगर रस्सी पे मैं ऊपर की तरफ लगा रहा हूं फोर्स, तो रस्सी मेरे को कहां खींचेगी, नीचे की तरफ। एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा, यानी कि रस्सी मेरे को नीचे की तरफ खींचेगी, यानी कि मेरा एफ यहां लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने की, सारी कहानी इसी से। अगर रस्सी को मैंने ऊपर फोर्स लगाया तो रस्सी मेरे को नीचे फोर्स लगाएगी, है ना। अब रस्सी मेरे को नीचे फोर्स लगाएगी तो फोर्स कितना है, पहली बात तो बताइए मुझे। इसको ऑब्जेक्ट को कितना खींचना है, 25 किलो का मास है, इसको ऊपर की तरफ खींचना है, यानी कि मुझे फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, 250 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। 25 किलो के मास को ऊपर खींचना है तो उसका वेट कितना हो गया, 250। तो 250 न्यूटन का फोर्स मुझे ऊपर लगाना पड़ेगा। अब 250 न्यूटन का फोर्स मुझे ऊपर लगाना पड़ेगा। अब 250 न्यूटन का फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा, तो ये जो फ्लोर है, इस फ्लोर का मैं एफबीडी बनाता हूं, ये फ्लोर है मेरा, इस पे एक तो मेरा वेट लग रहा है जो लग रहा है 500 न्यूटन का, जो आदमी खड़ा है उसका वेट लग रहा है 500 न्यूटन का। अब इस आदमी का वेट 500 न्यूटन का लग रहा है और ये फोर्स भी लग रहा है इसके ऊपर, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन में डाउनवर्ड है, वो लग रहा है 250 न्यूटन का। और इसका जो नॉर्मल है, जो इसकी सहने की क्षमता है 700 न्यूटन, तो नॉर्मल कितना हो जाएगा इस केस में, 750 न्यूटन। नॉर्मल कितना हो जाएगा, 750 न्यूटन। इसकी सहने की क्षमता कितनी है, 700 न्यूटन। तो ये फ्लोर ढह जाएगा इस केस में, तो फ्लोर ढह जाएगा। इस केस की बात करें, अब इस केस मैंने क्या किया हुआ है, मैंने पुली से बांधा हुआ है। अब पुली पे जो रस्सी लगेगी इसमें फोर्स कितना लगाऊंगा, नीचे की तरफ लगाऊंगा। जब पुली पे फोर्स मैंने नीचे लगाया तो पुली मेरे पे जो फोर्स लगाएगी वो ऊपर की तरफ लगाएगी। मैंने पुली पे नीचे लगाया तो पुली मेरे पे ऊपर लगाएगी। ये समझ में आया नहीं आया, पुली मेरे पे ऊपर लगाएगी। अब इधर एफबीडी बनाऊंगा मैं, एन भी ऊपर लग रहा है, एफ भी ऊपर लग रहा है और सिर्फ एमजी नीचे लग रहा है। तो एफ तो हो गया 250, एन पता नहीं निकालना है, और एमजी कितना है 500। ये समझ में आया। तो नॉर्मल कितना लगा मेरे पास, 250 न्यूटन ही लगा मेरे पास। तो फ्लोर टूटेगा नहीं, क्योंकि उसकी सहने की क्षमता कितनी है, उसकी सहने की क्षमता कितनी है 700 न्यूटन। ठीक है, मैंने यहाँ पर जी की वैल्यू में 10 मान के चलाऊं, कुछ जगह 9.8 मानेंगे तो वो अलग अलग आएगा। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है। तो इसलिए आप जब पुलिस से कर रहे हो ना, एक तो एफर्ट कम हो रहा है, दूसरी बात है कि अगर आपको कमजोर फ्लोर है ना
तो कई बार वो ढह जाता है अगर आप पुली यूज नहीं करोगे, क्योंकि आप जितना जोर लगाओगे रस्सी पे, रस्सी भी आपको नीचे उतना ही पुल करेगी। तो अगर आपका दलदली वाला इलाका हो ना तो आप नीचे उसमें दब जाओगे। लेकिन अगर आप पुली की मदद से करोगे ना, इवन आपका जो फ्लोर है वो दलदल होगा, तब भी आप नीचे जाओगे नहीं। ठीक है, चलिए और सवाल करते हैं। इन द एडजेसेंट फिगर मास ऑफ द एबीसी आर 1 kg, 1 kg, 3 kg एंड 2 kg रेस्पेक्टिवली। अब आपको निकाला है एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम में हमें मालूम है कि नेट ड्राइविंग फोर्स होता है। तो देखिए टोटल मास कितना हो गया, 4 किलो। ठीक है, अगर 4 किलो मास हो गया तो ड्राइविंग फोर्स कितना मिलेगा, 4g sin 60 मिलेगा, नहीं मिलेगा, 4g sin 60। इधर ड्राइविंग फोर्स कितना मिलेगा, 2g sin 30 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो एक्सेलरेशन निकालना है तो वो हो जाएगा 4g sin 60 माइनस 2g sin 30 अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना हो जाएगा, 132 किलो। तो ये अपना एक्सेलरेशन निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं इसको बोलना है ना। आप टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालनी है। आप टेंशन इन द स्ट्रिंग की बात करें, करोगे कोशिश। ठीक है, लेट्स से कि ये टेंशन है T1 और ये टेंशन है T2। तो अब तीनों के लिए आपको इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो हम पहले इसके लिए इक्वेशन लिख लें, है ना। इसका ए का मास कितना था, ए का मास था 1 kg, बी का मास था 3 किलो, सी का मास है 2 किलो। तो तीनों के लिए अलग अलग इक्वेशन लिख के मेरे ख्याल से कर सकते हैं। ठीक है, चलो लिख के कर देते हैं। अच्छा, इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। अच्छा, ज्यादा वाला फोर्स कौन सा होगा, इधर वाला फोर्स ज्यादा वाला फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन होगा। इसके लिए इक्वेशन लिखो, ए ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखो। ए ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो g sin 60 यही होगा ना। इसका मास तो 1 है, मास तो 1 है, माइनस T1 इक्वल टू m1 इंटू ए, यानी कि 1 इंटू ए। क्या ये समझ में आया। अच्छा, बी के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो T1 तो लग ही रहा है। ठीक है, प्लस बी का भी लगेगा। बी का कितना है, 3g sin 60 माइनस T2 इक्वल टू, इसका मास कितना है 3 इंटू ए। और अगर इसके लिए इक्वेशन लिखूंगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा, T2 माइनस 2g sin 30 इक्वल टू मास कितना है इसका 2 है। ऐसे करके ये तीन इक्वेशन होगी, इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास 3 ब्लॉक्स दे रखे हैं और तीनों का एक्सेलरेशन दे रखे हैं A1, A2, A3 और F1, F2 एक्सटर्नल फोर्स दे रखे हैं, उनके मैग्नीट्यूड दे रखे हैं 2 mg। हमें A1, A2, A3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये था, इसका एक्सेलरेशन है A1, इसका एक्सेलरेशन है A2, इसका एक्सेलरेशन है A3। अपन करते हैं तो सबसे पहले तो अपन इस वाले की बात करते हैं। ठीक है, तो ये पुली, ये मेरा फोर्स हो गया F1 इक्वल टू 2 mg और ये मेरा मास हो गया m। ठीक है, सबसे पहले मैं ए वाले केस की बात कर रहा हूँ, ए वाले केस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो इसका mg नीचे लग रहा होगा। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, नेट ड्राइविंग फोर्स। इधर लग रहा है 2 mg का फोर्स, इधर लग रहा है mg का फोर्स, तो 2 mg माइनस mg। क्या ये समझ में आया। इधर लग रहा है 2 mg का नेट ड्राइविंग फोर्स, इधर लग रहा है mg का ड्राइविंग फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स हो गया 2 mg माइनस mg। टोटल मास कितना है इसका, मास तो एक ही ब्लॉक है ना, ये तो फोर्स है, तो मास तो m ही है सिर्फ इसका। तो ये हो गया mg अपॉन m, तो a इक्वल टू हो गया g एक्सेलरेशन। आए समझे, इधर मास जो आएगा एक ही तो मास है, ये तो फोर्स है ना, ये तो फोर्स है। क्या सेकंड ले, चलिए सेकंड लेते हैं। चलिए सेकंड लेते हैं अपन। अब अपन सेकंड वापस लेते हैं और सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है, 2m
इधर बन रहा है m, और ये b केस है, इस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू जाएगी a2। आप देखो इधर लगेगा 2mg, इधर लगेगा mg, तो नेट ड्राइविंग फोर्स a2 इक्वल टू जाएगा 2mg माइनस mg। क्या यहाँ पर मास को टोटल करूँगा? बिल्कुल करूँगा, 3m हो जाएगा। तो ये हो जाएगा mg बाई 3m, या मैं इसको भी लिख सकता हूँ g बाई 3। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं? और लेते हैं थर्ड वाला केस लेते हैं। थर्ड वाले केस में फिर पुली ड्रॉ कर ली, सी वाला केस है। इधर इस बार m मास का ब्लॉक है और उस पर मैंने एक फोर्स भी लगाया mg। m मास का ब्लॉक लटका हुआ है, उसके ऊपर और फोर्स लगा के पुल कर रहा हूँ। ठीक है, इधर ये m मास का ब्लॉक है, इस पे जो फोर्स लगेगा mg लगेगा। इस पे जो टोटल फोर्स होगा, एक तो mg नीचे लगाया, एक इसका खुद का भी mg है ना, 2mg हो जाएगा। तो ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा 2mg माइनस mg अपॉन 2m। तो a इक्वल टू हो जाएगा g बाई 2। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। 2mg माइनस mg, mg बाई 2m, mg बाई 2। तो ये तीनों अपन ने केसेस कर लिया। आपके पास किसी भी तरह का केस आए इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और लेते हैं। ये भी इस तरह के सवाल ही बड़े अच्छे होते हैं। इस तरह के सवाल भी बड़े अच्छे होते हैं कि एक मंकी है रोप पे चढ़ता है, लाइट रोप पे चढ़ता है और ये पुली के ऊपर से पास होती है। It is attached to a 16 kg bunch of bananas. Mass and the friction in the pulley are negligible, so that the pulley is only effect of pulley is only to reverse the direction of force of the rope. ठीक है. What maximum acceleration can the monkey have without lifting the banana? मतलब मैं मंकी ऊपर चढ़ रहा है, मंकी किसी एक्सेलरेशन से चढ़ रहा है, ठीक है, तो कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से मंकी चढ़ सकता है सच दैट कि बनाना ऊपर नहीं उठे। तो पहले तो मैं निकाला कि यार बनाना को ऊपर उठाने के लिए मैक्सिमम टेंशन क्या चाहिए मुझे। ठीक है, तो बनाना का मास कितना है 16 kg, तो 160 न्यूटन तो नीचे लग रहा होगा बनाना का फोर्स, तो ऊपर टेंशन टी लग रही होगी। तो टी की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है जिससे कि बनाना ना उठे, टी की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है जिससे बनाना ना उठे, वो 160 न्यूटन है। ये समझ में आया नहीं आया? अगर इससे ज्यादा का टेंशन हो गया इस रस्सी में तो बनाना ऊपर लिफ्ट हो जाएगा। ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, विदाउट लिफ्टिंग द बनाना, बनाना उठना नहीं चाहिए। तो बनाना उठना नहीं चाहिए तो भैया 160 न्यूटन तक की जब तक टेंशन है ना तब तो बनाना नहीं उठेगा, लेकिन 160.1 हो गया बनाना उठ जाएगा। यानी कि ये टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू जो पॉसिबल है 160, 150 होगी तब भी नहीं उठेगा, 159 होगी तब भी नहीं उठेगा, 100 होगी तब भी नहीं उठेगा, 160 होगी तब भी वो अबाउट टू हो जाएगा, लेकिन 160 से ऊपर होते तो उठ ही जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो मैक्सिमम टेंशन हो सकती है वो कितनी हो सकती है 160 न्यूटन। अच्छा, अब मैं इस मंकी का एफबीडी बनाता हूं भैया। ये मंकी मेरा, ठीक है, ये मंकी तो चल रहा है ऊपर, ठीक है, और नीचे लगेगा mg, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना होगा, ऊपर की तरफ होगा, तो इसका एफबीडी बनाऊंगा तो क्या आ जाएगा, t मैक्सिमम माइनस mg इक्वल टू ma। मुझे मैक्सिमम टेंशन देनी है तो मैक्सिमम टेंशन कितनी दे देता हूँ 160 माइनस mg, मंकी का वजन कितना है 12 किलो, तो 120 इक्वल टू 12 इंटू ए, तो ए इक्वल टू हो गया 40/12, ए इक्वल टू हो गया 40/12। इसको काट दिया तो 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो मंकी दे सकता है विदाउट लिफ्टिंग द बनाना इज 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आया समझ में क्वेश्चन? थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। और चलिए अब वैसे हम चाहे तो इसमें कुछ सवाल और भी कर सकते हैं, बट ठीक है, एक और
स्प्रिंग फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, या फिर हम स्प्रिंग फोर्स बाद में पढ़ लेंगे। एक सवाल और करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, स्प्रिंग फोर्स बाद में पढ़ेंगे हम। ऐसे ही मंकी, दो मंकी हैं, दोनों लटके हुए हैं, ठीक है। लेट्स से इसका मास है 50 kg, ठीक है, और ये एक दूसरा मंकी है, इसका मास है लेट्स से 30 kg। अब एक रस्सी पे दो मंकी लटके हुए हैं, ठीक है, एक रस्सी पे दो मंकी लटके हुए हैं। ये तो जा रहा है भाई, इसका तो एक्सेलरेशन है, ऊपर की तरफ जा रहा है लेट्स से 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। और इस वाले मंकी का जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड है, और लेट्स से इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब आपको बताना है कि इसमें टेंशन क्या होगी, इस रस्सी में आपको बताना है इसमें टेंशन क्या होगी। आप देखो, अब ये दो पार्ट में हो गया, पहले एक ही मंकी तरह जिंदगी बहुत आसान थी, ठीक है, यहां से पकड़ा हुआ है, इधर यहां से पकड़ा हुआ है, तो यहां से यहां तक टेंशन अलग होगी, यहां से यहां तक टेंशन अलग होगी, तो यहां से यहां तक टेंशन है लेट्स से T1, और ऊपर जो टेंशन है वो लेट्स से T2। अब पहले आप नीचे वाले का डायग्राम बनाइए, नीचे वाले का डायग्राम बनाइए। नीचे वाले में क्या होगा, एक्सेलरेशन नीचे है, यानी कि mg नीचे लग रहा है, तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, क्या लिख सकता हूं मैं, 300 माइनस T1 इक्वल टू 30 इंटू 2। क्या ही समझ में आया, mg माइनस टी इक्वल टू m1 इंटू ए, नीचे, यानी कि mg नीचे लग रहा है, T1 ऊपर लग रहा है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होता है, mg बड़ा हो गया तो 300, इसका मंकी का मास कितना है 30 kg है, तो 300 न्यूटन नीचे लग रहा होगा इसका mg, तो इससे निकाल लूंगा मैं T1 इक्वल टू हो गया मेरा 240 न्यूटन। क्या ये क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब मुझे ये वाला नीचे वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ऊपर वाला प्रॉब्लम देखिए। अब ऊपर वाले का बनाते हैं एफबीडी। इसने पकड़ी यहां पर रस्सी, इधर तो लग रहा है T2। अब यहां पर क्या कहा, एक तो T1 भैया नीचे लग रहे होंगे, एक इसका खुद का mg भी नीचे लग रहा होगा, और एक एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो ऊपर की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो क्या इक्वेशन बनेगी, T2 T1 माइनस mg इक्वल टू, नहीं नहीं नहीं, तो प्लस किया ना तो माइनस हो गया ना, अरे T2 ऊपर लग रहा है और mg और T1 तो दोनों नीचे की तरफ लग रहे हैं ना, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, अरे ये ऊपर लग रहा है, ये दोनों नीचे लग रहे हैं, तो ये दोनों तो नेगेटिव हो जाएंगे ना, जो फोर्स नीचे लगता है वो तो नेगेटिव हो जाता है। mg भी नीचे लग रहा है, T1 भी नीचे लग रहा है, तो mg T1 भी नेगेटिव, mg भी नेगेटिव, और T2 ऊपर की तरफ लग रहा है, जो ऊपर वाला फोर्स है पॉजिटिव, जो नीचे वाला फोर्स है नेगेटिव। तो T2 माइनस T1 माइनस mg इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 50 इंटू 4, 50 4 200। अब T2, T1 की वैल्यू कितनी है 240, T2 की वैल्यू क्या है 240, mg 50 kg का मास है 500 इंटू 200, तो T2 इक्वल टू हो जाएगा 240 प्लस 700 यानी कि 940 न्यूटन। यानी कि इस जगह जो टेंशन होगी वो 940 न्यूटन होगी, इस जगह जो टेंशन होगी वो 240 न्यूटन होगी। तो ये एक बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। और आज हम यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं और फिर हम स्प्रिंग फोर्स को नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, ठीक है।